अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 244 थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पार्ट नंबर 2। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पार्ट नंबर 2, जिसमें हम गॉर्डन्स अप्रोच पढ़ेंगे फॉर द रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड, यानी रेलिवेंट क्यों होता है डिविडेंड, इस पर एक थ्योरी है गॉर्डन्स अप्रोच। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी रीजंस पढ़ी कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड आप लोगों को पता है प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। क्यों एग्जिस्ट करता है, यानी क्यों रेलेवेंट है, इसके लिए हमने वॉल्टर फार्मूला देखा और बहुत सारी और भी अप्रोचेस की बात की। और आज हमने क्या बात करनी है, गॉर्डन्स अप्रोच। So the Gordon says that basically the shareholders are risk averse। risk averse का मतलब ये है कि वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, कि उनको ये होता है कि जो चीज़ हमें मिल रही है बस मिल जाए, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये अप्रोच क्या कहते हैं, हमें शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं। एंड दैट्स वाई दे प्रेफर कैश टुडे विच इज़ सर्टेन एंड नॉट रिस्की एज कम्पेयर टू द कैश और प्रॉफिट और कैपिटल गेन और रिटर्न विच दे गेट इन द कमिंग डेज ऑफ फ्यूचर, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो दिस सर्टेनिटी बिकॉज ऑफ बींग रिस्क एवर्स, दिस इज़ वॉट दे प्रेफर। ओके जी, अब हमने कहा इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि गॉर्डन अप्रोच कहती है, ये गॉर्डन हमें कहता है कि शेयर होल्डर्स रिस्क लेना पसंद नहीं करते, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि आज जो चीज़ उन्हें मिल रही है, उन्हें पता है कि आज कोई रिस्क फ्री चीज़ उनको मिल रही है, कोई रिस्क वगैरह नहीं है, यानी आपके सामने ये चीज़ और आपको मिल जाएगी। और बजाय इसके कि फ्यूचर में, यानी आने वाले दिनों में या फ्यूचर में, कमिंग डेज़ में उनको कोई चीज़ मिले जिसके बारे में वो नहीं जानते कि प्राइस अप चली जाए, डाउन हो जाए, यानी क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्या रिस्क, यानी उनके लिए रिस्क है, अनसर्टेन है, ठीक है। रिस्क की चीज़ को छोड़ के वो कहते हैं बेशक हमें आज कम भी चीज़ मिल जाए ना, हम आज कम भी ले लेते हैं, बजाय इसके कि अगर उम्मीद रख रहे हैं कि फ्यूचर में ज़्यादा मिले, जस्ट होप है, कंफर्म नहीं है। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो जो आज जो चीज़ मिल रही है उन्हें उसी चीज़ को ले लें, बजाय इसके कि फ्यूचर में लालच करें कि उनको ज़्यादा मिलेगा। Or we can say that the today's cash is better than future capital gains, thus a bird in hand is worth more than two in the bush। यानी ये हमने फ्रेज जो था प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसे बताया था और इस लेक्चर में भी आगे जाकर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वही बात होगी, जो आज आपको कैश मिल रहा है वो फ्यूचर में मिलने वाले कैश या कैपिटल गेन से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जानते। हो सकता है वो डिफरेंट हो इससे, हो सकता है वो आपको ना मिले या इससे कम हो, तो इसलिए जो भी मिल रहा है आज वो प्रेफर करते हैं शेयर होल्डर्स। गॉर्डन सेज दैट इन्वेस्टर्स बीइंग मोर ऑफ द नेचर दैट दे प्रेफर टुडेज रिटर्न एंड रिस्क एलिमेंट विच इज़ अनसर्टेनिटी, सो दैट्स व्हाई दे गो विद द प्रेजेंट रिटर्न एंड दैट इज़ द करंट और प्रेजेंट कैश और इट रिजॉल्व्स इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। वही बात हो गई कि वो आज का जो रिटर्न है, प्रॉफिट है, जो कि रिस्क फ्री है, यानी अनसर्टेनिटी को छोड़ के जो कि उनको फ्यूचर में फेस करनी पड़ जाए, तो उसको छोड़ के वो आज के रिटर्न को प्रेफर करते हैं ताकि वो अपनी जो अनसर्टेनिटी है उससे बच सकें, यानी फ्यूचर में। Other investors prefer even lesser amount or income today which is more certain and not risky as compared to bigger amount or income tomorrow or in the future। यानी मैंने पहले भी बता दिया आपको कि बेशक उन्हें आज के दिन कम अमाउंट मिल रही है और उनको ये होप है कि फ्यूचर में उनको ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, जस्ट होप है, कोई कंफर्म नहीं है कि हो सकता है वो ज़्यादा भी हो जाए, अमाउंट रिटर्न हो जाए, हो सकता है वो कम भी हो जाए, इनकम उनकी कम भी हो जाए। तो इसलिए इवन वो लेसर अमाउंट को भी प्रेफर करते हैं आज के दिन, बजाय फ्यूचर को फॉलो या टुमारो फॉलो करते हुए। Similarly, Gordon says that due to the lesser risky nature of dividend, investors will discount the firm's dividend stream at a lower rate of return। डिस्काउंट करना यानी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना इवन लोअर रेट पर, के कम रेट पर, अभी मैंने कहा ना लेसर अमाउंट पर, यानी इनकम उनकी कम भी मिल रही हो, इसी तरह से वो प्रेजेंट वैल्यूज़ भी अपनी लेसर यानी लोअर रेट ऑफ रिटर्न के कम रेट पर भी
प्रेजेंट वैल्यूज़ करके और उसको क्यों लेस रिस्की नेचर की वजह से डिविडेंड ले लेते हैं। आर दस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म्स नेचर, इस वजह से चाहे वो कम भी लेते हैं लेकिन उनके जो शेयर की प्राइस है, वैल्यू है, वो बढ़ जाती है एंड हैज़ द डिविडेंड बिकम्स रेलिवेंट। इसलिए क्या होता है, डिविडेंड रेलिवेंट होता है। सो ये गॉर्डन्स अप्रोच थी और कुछ अजम्पशंस हैं ऑफ गॉर्डन्स मॉडल जो कि फॉलो करनी होती हैं या बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, यानी ये अजम्पशंस आपको माइंड में रखनी है जब आप ये अप्रोच यूज़ करोगे। फर्स्ट वन इज़ ऑल इक्विटी बेस्ड फर्म्स, मीनिंग दैट देर इज़ नो लेवरेज और डेट, यानी लेवरेज और डेट नहीं होगा। लेवरेज आप लोगों को पता है अमाउंट ऑफ डेट और परसेंटेज ऑफ डेट को कहते हैं, यानी इक्विटी बेस होते हैं, इक्विटी से रिलेटेड है, इसमें डेट वगैरह कुछ नहीं होता कि इक्विटी उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑल्सो एंड इट इज़ ओनली द ERE रिटेन्ड अर्निंग, यानी कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जस्ट आपकी रिटेन अर्निंग होगी जो कि प्रॉफिट अर्न कर दे। द प्रॉफिट्स विच आर कैप्ट इन द बिजनेस बाय द कंपनी, रिटेन अर्निंग क्या होती है, यानी जो प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी वो अपने पास रिटेन कर लेती है, यानी सेव कर लेती है, जिसे बाद में यूज़ करती है। अब उसके पास जब रिटेन्ड अर्निंग है, अपने ही पैसे हैं, तो उसे बाहर से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है, तो इसीलिए नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्म रिमेन्स कॉन्स्टेंट, which means that the efficiencies of the firm and cost effectiveness are the same, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी का अपना यानी बिजनेस का अपना रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम रहेगा, यानी उसकी जो एफिशिएंसीज हैं, इफेक्टिवनेस है, वो सारी सेम रहेंगी। Cost of capital remains the same regardless of the risk complexion, and because we say that there is no external financing and external factors are constant, so definitely the risk complexion will not change, यानी रिस्क नहीं होगा, यानी रिस्क वही रहेगा। हमने कहा कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हो तो फैक्टर्स अफेक्ट करे ना, तो जब कर ही नहीं रहे तो रिस्क जो कम्प्लेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी। There is another basic assumption of Gordon's model which we have seen in other models also is going concern. Going concern बार बार हमने पढ़ा, इन डिटेल पढ़ा, यानी वो कंपनी या बिजनेस जिसकी कोई इंटेंशन नहीं होती क्लोज होने की या फ्यूचर में वो बंद नहीं हो सकती, शटिंग डाउन नहीं है, तो आपका बिजनेस या आपके जो शेयर्स हैं वो तब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक ये बिजनेस या कंपनी एग्जिस्ट करती है। So going concern, the firm will be going concern, meaning that there are no chances of shutting down or closing, or there is no intention to close this firm, and in accounting we call it going concern, यानी going concern होगा वो business या company। The retention ratio is also constant. That means if 50% dividend is paid and 50% is retained, then this ratio is also constant. यानी जितना रिटेन किया जाता है और जितना पे किया जाता है वो सेम रहेगा। और रिटेंशन रेशियो का आप लोगों को पता है कि कितने परसेंट कंपनी अपने पास रिटेन करती है, यानी कितनी अमाउंट अपने पास सेव करती है, तो रिटेंशन रेशियो ये होगी। There is another assumption of Gordon's model which is not realistic one, that the corporate tax does not exist. ये assumption हमने और भी theories में approaches में पढ़ी थी कि corporate taxes exist नहीं करते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, realistic नहीं है, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी इनकम आती है, डिविडेंड यानी प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हो, आपको उस पर कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो पे करने पड़ते हैं, इसलिए इसे कहा गया है कि रियलिस्टिक नहीं है। So there is a formula, Gordon's model, growth rate formula. Gordon gave this model of the growth rate of firm and says that retention is something that determines the growth rate. As we know that the retention is opposite of dividend payout. Retention वो होती है, अगर सिंपल वर्डिंग में कहूँ, रिटेंशन उसे कहते हैं जो कंपनी प्रॉफिट अपने पास रिटेन करती है, यानी अपने पास बचा लेती है। और डिविडेंड पे आउट ये होता है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज डिविडेंड, ठीक है, तो ये दोनों बचा लेना और डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट देना, शेयर कर देना सब में, तो ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ 60% ऑफ प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, यानी 100% टोटल होता है, उसमें से अगर 60% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो बाकी जो रिमेनिंग 40% है वो रिटेंशन या प्रॉफिट होगा जो कि कंपनी अपने पास रिटेन कर लेगी। सो मोर विल बी और रिटेंशन रेशो, मोर विल बी द ग्रोथ एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म, यानी देखें अब ये बचाकर यानी रिटेंशन रेशो जितनी ज़्यादा होगी, हमारी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है यानी हमारी होप जो है ग्रोथ की चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। कैसे? जब
कंपनी या तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अपने पास कुछ ना रखे, डिविडेंड दे दिया सबको और अपने पास कुछ नहीं रखा, तो ग्रोथ नहीं होती। बिकॉज ग्रोथ के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, प्रॉफिट चाहिए होता है, तो रिटेन करना पड़ता है। जो कंपनी या बिजनेस अपने पास जितना ज़्यादा प्रॉफिट रिटेन करता है उतने ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिटेन किए हुए पैसे को वो क्या करती है, कंपनी या बिजनेस फर्दर इन्वेस्ट करती है और उससे अर्निंग करती है, और जितना ज़्यादा रिटेन करेगी यानी अपने पास बचा लेगी पैसे, उतने ज़्यादा वो अर्न कर पाएगी उसे फर्दर प्रॉफिट। In other words, we can say that the DPO ratio will affect the growth of the company and ultimately the value of firm, यानी कितना डिविडेंड पे किया, यानी पे करने के बाद बाकी जो बचेगा ना तो वो आप रिटेन कर लोगे, ठीक है। इसलिए ये अफेक्ट करती है उसकी वैल्यू को। जैसे ग्रोथ रेट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने कहा कि बाकी जो है इस जो ऊपर हमने बात की, जैसे हमारे पास जो रिटेंशन वगैरह है वो भी कांस्टेंट रहेगी, तो इसी वजह से क्या है, ग्रोथ रेट भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कितनी कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल की कितनी है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रिटेंशन रेशो यानी कितना हम रिटेन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर रिटेंशन रेशो बी है, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट किया गया है आर से। बी यहाँ पर है 40%, मल्टीप्लाई आर मेरे पास है 15%। परसेंटेज से ख़त्म करें तो 100 से डिवाइड करें 0.4, 15 को 100 से डिवाइड करें 0.15, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 0.06। लेकिन हमें ग्रोथ रेट चाहिए परसेंटेज में, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, आंसर विल बी इक्वल टू 6%, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं आना था, ठीक है, ये आपके पास आ गया 6% आ गया। We can conclude our discussion that we can say that Gordon actually presented a formula or method or approach which says that dividends are relevant। यही बात है ऊपर बताई जा रही है कि डिविडेंड रेलिवेंट है, यानी वो अफेक्ट करता है। जैसे डीपीओ की मैंने बात की, डिविडेंड पे आउट रेशो है कि आप कितना पे करते हो, और बाकी जो बताया रिटेन किया जाता है, तो ऑब्वियसली हमारा ग्रोथ रेट भी इससे अफेक्टेड होगा। एंड द रेलिवेंस इज़ विद रेफरेंस टू द ग्रोथ ऑफ द फर्म, अभी बताया। एंड दिस ग्रोथ इज़ डिपेंडेंट हाउ मच इज़ पेड एज डिविडेंड, हाउ मच इज़ रिटेन्ड, वो भी बता दिया कितना आप पे कर देते हो डिविडेंड के तौर पे, और बाकी जो बचेगा वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग होगी, और वो जो रिटेन्ड अर्निंग होगी वो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ, एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है उसके चांसेस को इंक्रीज करेगी। एंड मोर इज़ रिटेन्ड बाय द फर्म एंड मोर इज़ लाइकली टू बी द ग्रोथ ऑफ द फर्म, यानी जितना ज़्यादा रिटेन करेगी ये कंपनी या बिजनेस, जितना ज़्यादा अपने पास पैसा रखेगी, प्रॉफिट रखेगी, और उसे फर्दर इन्वेस्ट करके अपनी जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करेगी, तो इस वजह से क्या होगा, उस फर्म या कंपनी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।